हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 51st। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला वाला दिया हुआ है न्यूमेटिक बोन्स इन एव्स, बर्ड्स में कीप द बॉडी लाइट एंड दस हेल्प इन फ्लाइट। तो न्यूमेटिक बोन्स क्या हो गई? ये लॉन्ग बोन्स हैं जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज। और यहाँ पर ये लाइट होंगी तो ये फ्लाइट में हेल्प करेंगी, वजन कम करेंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। एयर सैक्स इन एव्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है और उसके अलावा यहाँ पर एयर सैक्स प्रेजेंट है। एयर सैक्स का काम क्या होता है? तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पर इनफैक्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरह का एयर सैक्स का अरेंजमेंट, ये मैमल से भी ज़्यादा इवॉल्व है। मैमल से ज़्यादा इवॉल्व। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92nd। Now question number 92nd. Given below are two statement, assertion and reason. Frogs are beneficial for mankind. ह्यूमंस के लिए ये बेनिफिशियल हैं, फायदेमंद हैं। किस तरह से हैं? तो ये क्रॉप पेस्ट, जो पेस्ट क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको उन पर फीड करते हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं क्योंकि कंपोनेंट है फूड चेन का और फूड वेव का। तो ये किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस? ये प्रेडेटर की तरह भी काम करते हैं और इसके अलावा ये फूड चेन में शिकार भी होते हैं, प्रे भी हो जाते हैं। तो प्रेडेटर प्रेडेटर में ये किस तरह से कंड्यूट्स का काम करेगा, चैनल्स का काम करेगा, एनर्जी फ्लो होगा इनके थ्रू। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, ये भी सही है। और ये इसका रीज़न भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ये मेंटेन रखते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स आर दोज पिगमेंट विच असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस बाय कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो इसमें एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं। और ये करते क्या हैं? तो ये वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। रेंज ऑफ वेवलेंथ कैन बी यूटिलाइज। और ये कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है between algae and fungi, algal partner as well as fungal partner। जो algal कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट है इसको बोला जाता है माइकोबायंट। तो लाइकेन इज ए टिपिकल केस ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन क्या है? टिपिकल केस है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। स्टेटमेंट सही है। लाइकेन इज रिलेशनशिप इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई का, ये भी सही है। इन लाइकेन बोथ पार्टनर बेनिफिशियल, ये प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन हो गया, ये भी सही है। ड्यू टू हाई एयर पोल्यूशन दे ग्रो वेरी फास्टली, ये गलत है। ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है मेनली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो जहाँ पर ये ज़्यादा होगा
तो वहां पर ये ग्रो नहीं करता है, तो वेरी फास्टली वर्ड यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में पायरुविक एसिड आइडेंटिफाई पूछा गया है, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। तो एक्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। वाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तब यहाँ पर क्या होगा, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, फर्मेंटेशन भी, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये सही दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर थर्ड, जेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सही है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज। और वाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाई अगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन तब ये क्या बनता, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। डिपेंड करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टाइप पे, उसी पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बना है। तो ये यहाँ पर गलत है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इन ए केस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल। इफ एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द न्यूसेलस देन व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो। तो ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक, ये हो गए इंटेगुमेंट्स, और ये जो भरा हुआ है ये न्यूसेलस पूरा। अगर न्यूसेलस की कोई सेल एम्ब्रियो सैक में अंदर चली जाती है और उसके बाद फिर एम्ब्रियो इस सेल से डेवलप होगा, तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस एम्ब्रियो की प्लॉइडी होगी 2n, क्योंकि न्यूसेलस क्या है, ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है और इसकी प्लॉइडी भी होती है 2n, डिप्लॉयड। तो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो, तो ये डिप्लॉयड। पॉलीएम्ब्रियोनी में एक जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो एग सेल से, जब ये मेल गैमीट फ्यूज होगा इसके फर्टिलाइजेशन से, ये नॉर्मल एम्ब्रियो हो गया, और दूसरा ये न्यूसेलस से, तो इसको एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए पॉलीएम्ब्रियोनी। 96 is third. Now we move to next question. Select the correct sequence of stages of human reproduction. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेजेस पूछी गई हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल है तो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल सेल्स बनती हैं, oogenesis में अनइक्वल सेल्स बनती हैं, पोलर बॉडी छोटी होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद यहाँ पर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमीट का ट्रांसफर, दैट इज इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचना है, इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुला पार्ट में। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उससे पहले अटैचमेंट हो चुका होगा, तो इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद फिर गेस्टेशन, और गेस्टेशन के बाद फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी। तो डी यहाँ पर लास्ट में आएगा, तो बी, फिर उसके बाद हुआ ए, फिर सी, फिर एफ, देन ई, देन डी, बी ए सी एफ ई डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पॉलन मदर सेल, पॉलन टेट्रेड, पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन मदर सेल, ये इसकी प्लॉइडी है 2n, या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो भरा होता है वो, उसमें जितनी भी सेल्स हैं वो पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स हैं। और इस पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो यहाँ पर
टेट्रेड बनेगा माइक्रोस्पोर का, जो पॉलन ग्रेन में चेंज होता है, तो ये पॉलन टेट्रेड। फिर पॉलन ग्रेन में एक सेल वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर प्लॉइडी पूछी गई है, तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ, ये मियोसिस के बाद बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसको। प्लॉइडी यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, चूंकि ये गैमेटोफिटिक बॉडी की ही सेल्स हैं, तो इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी, एन। तो जनरेटिव सेल इज हैप्लॉइड। Now we move to next question, question number 99. What is the role of cervix in human female? तो cervix क्या है, ये यूट्रस का जो नैरोअर पार्ट होता है, ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और ये जो नैरोअर पार्ट है, इसके बाद फिर ये दिस विल लीड इनटू वेजाइना। तो ये नैरोअर पार्ट, इसको बोला जाता है सर्विक्स। सर्विक्स और वेजाइना की जो कैनाल है, दोनों मिल करके बनाते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि डिलीवरी ऑफ द फीटस होगी इसी कैनाल के थ्रू होगी, तो इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स हेल्प इन रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस, ये सही है। यह सर्वाइकल म्यूकस होता है, जिसकी थिकनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस पर डिपेंड करती है, तो ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ स्पर्म को, ये सही है। सर्विक्स फॉर्म्स द बर्थ कैनाल टू फैसिलिटेट पार्चुरेशन, ये भी सही है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो ये सर्विक्स के थ्रू होगी। सर्विक्स सिक्रीट्स सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सर्विक्स, तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, और फैलोपियन ट्यूब में भी जो एम्पुला पार्ट है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। ए और बी यहाँ पर सही है, 99 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। Now we move to next question, question number 100. Select the correct match regarding replication of DNA. तो replication of DNA में देखा जाए हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा, opens the helix, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेस पेयर के बीच में G और C, तो इसको हेलिक्स को ये तोड़ता है, सही है। टोपो आइसोमरेज रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, जब रेप्लिकेशन शुरू होगा तो रेप्लिकेशन में ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, इसके ऊपर जो होगा ये सुपर कॉइलिंग हो जाती है। जैसे कि नायलॉन की रस्सी को बीच में से खोला जाए तो ऊपर टाइट हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क खुलेगा, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग, तो टोपो आइसोमरेज इसको कट करके रीसील करता है, तो रिमूव द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, सही है। प्राइमेज सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ये भी सही दिया हुआ है। टीलोमरेज टू सिंथेसाइज द डीएनए ऑफ टीलोमेरिक एंड ऑफ क्रोमोसोम, टीलोमेरिक एंड क्या होते हैं, तो ये जैसे क्रोमोसोम है, इसके जो टर्मिनल एंड्स हैं ये कहलाते हैं टीलोमियर्स, और टीलोमरेज एंजाइम का काम होता है इन्हीं को मेंटेन रखना, तो यहाँ पर आंसर सही होगा ऑल। 100 is fourth. Now we move to next question, question number 101st. Given below are two statements, a simple organism is considered to be primitive and has simple thallus organization. The level of complexity of metabolism is also low. तो सही है, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर की बात की जाए या फिर मल्टी सेलुलर में भी, तो वहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब हुआ बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। जैसे अगर प्लांट ग्रुप की बात करें तो प्लांट ग्रुप में फंगस, थैलस, ब्रायोफाइट, एल्गी, इन सब के लिए थैलस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो थैलस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपल सी मेटाबॉलिज्म होगी यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू ए मोर इवॉल्व फॉर्म, जैसे अगर आगे बढ़ते जाएं तो पोरिफेरस,
एन सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। 101 का करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। थर्ड, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102nd. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. Distillation required for producing certain alcoholic drinks. तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जो नॉर्मली नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है 13%, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी खुद की डेथ हो जाएगी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट है, तो इस वजह से। और अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाया जाता है। तो डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड, ये सही है। डिस्टिलेशन इंक्रीजेस द अल्कोहल कंटेंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी सही है, और इसी वजह से ये किया जाता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। 102nd is fourth. Now we move to next question, question number 103rd. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ए डिजीज। डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या करती है? ये हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में। और थेरापेटिक एजेंट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थेरापेटिक, थेरापेटिक मतलब जो थेरेपी के लिए यूज किया जाएगा, तो ये डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होगा। और डायग्नोस्टिक टेक्निक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ए डिजीज, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। जैसे यहाँ पर पीसीआर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एलाइजा, ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, और इनका यूज किस में? तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म एंड हाई रिच बायोडाइवर्सिटी, हाई डाइवर्सिटी, ये कहाँ पर मिलते? तो ये हॉट स्पॉट्स में। एक्सोटिक स्पीसीज आर स्पीसीज विच आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर जोग्राफिकल रीजन्स इनटू एन एरिया। तो ये भी सही है। ये एलियन स्पीसीज जो कहीं और से ला करके उस लोकल एरिया में इंट्रोड्यूस की गई, जो वहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट नहीं थी। तो आंसर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। एक्सोटिक में जैसे लैंटना है, इसके अलावा पार्थेनियम, पार्थेनियम एस्ट्रोफोरस, जिसे कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, और आइकॉर्निया। वाटर आइसिंथ। तो ये कुछ एलियन स्पीसीज के एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105th। 105th में दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है? ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वैक्सीनेशन में हम लोग क्या है? एटीन्यूएटेड या किल्ड पैथोजन यूज करते हैं, या उसका कुछ कंपोनेंट यूज करते हैं। तो ये फिर जाकर के प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है, उतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं होगा। लेकिन फिर इसके बाद मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बन जाएंगी, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो फिर वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, या उसको बोलते हैं एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो ये किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे। ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
The antigens generate the primary response by producing antibodies. Antigens, antibody generating, तो ये सही है. The vaccines also generate the memory B cells and T cells. When the vaccinated person is attacked by the same pathogen, the existing memory B cell, T cell recognizes the antigen quickly and overwhelm the invaders with massive production of lymphocytes and antibodies. तो यहाँ पर ये lymphocytes और antibodies, तो A, B, C, D 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th. Now we move to other question. Question number 106. In which of the following diagram modified for storage of food, modifications for storage of food are present? तो ये टर्निप टैप रूट का, ये कैरेट, ये भी टैप रूट का, ये स्वीट पोटैटो और ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है. एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज. और ये जमीकंद, जमीकंद जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है. तो ये सारे स्टोरेज के लिए हैं, ए बी सी डी ऑल. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 107. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पर ये रेस्टिंग स्टेज हो गया. एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में ये क्रोमोसोम का पेयर जो होगा वो एनाफेज अगर 1 है तो, और एनाफेज 2 है तो यहाँ पर क्रोमैटिड्स जो होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और ये क्रोमैटिड्स ऊपर नीचे जाते हैं. फिर इसके बाद मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स आकर के मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं. ये मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट. प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होगा? तो ये मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये आंसर होगा यहाँ पर इंटरफेज. इंटरफेज में G1, S और G2, ये क्या है? ये इंटरफेजेस. Now we move to next question. Question number 108. Alpha 1 antitrypsin is, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये किस में? ये एम्फाइसीमा में यूज किया जाता है. इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा. Now we move to next question. Question number 109. Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. तो ग्रास लीव्स में जो कर्लिंग होती है वो यहाँ पर बुल्ली फॉर्म सेल्स, ये इन्हीं को बोलते हैं मोटर सेल्स. ये लार्ज कलरलेस सेल्स हैं और जब ये फ्लैसिड होंगी तब ये कर्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. और टर्जिड होगी तो सरफेस एरिया को एक्सपोज करेगी, वाटर लॉस होगा. तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस एंड टाइलोसिस इन वेसल्स. तो ये रिलेटेड है किससे? फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स. और बुल्ली फॉर्म सेल्स जो मोनोकॉट लीफ है इसमें अडेक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होती है. अडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, अब एक्सियल का मतलब होता है लोअर सरफेस. Now next question. Spraying of which of the following phytohormone or juvenile help conifers in hastening the maturity period that leads to early seed production. तो मैच्योरिटी पीरियड हैस्टन फास्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में यूज़ किया जाता है जिम्नोस्पर्म्स के फॉर अर्ली सीड प्रोडक्शन, ताकि जल्दी जल्दी ये तैयार हो सकें. तो ये किसका हार्मोन का फंक्शन हुआ? ये जिब्रेलिक एसिड की वजह से. जिब्रेलिक एसिड जो है इसके अलावा ग्रेप्स का स्टॉक जो होता है उसको भी इलोंगेट करेगा, बंच में ग्रेप्स ज़्यादा होंगे. एप्पल जो फ्रूट है इसका शेप इलोंगेट करता है, ज़्यादा अच्छा दिखेगा. शुगर केन की ईल्ड बढ़ा देता है इंटरनोडल इलोंगेशन करके अप टू 20 टन्स पर एकड़. तो 110 इज 4th. Formation of interfascicular cambium.
from fully developed parenchyma cells is an example of interfascicular cambium. यहाँ पर ये स्टेम का डाइकॉट स्टेम रिंग अरेंजमेंट, और यहाँ पर ये जो कैम्बियम है इसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर, जो ग्रीन से दिखाई गई है। इंट्रा माने विद इन और फैसिकल माने होता है बंडल, तो इंट्राफैसिकुलर। इसके बाद यहाँ पर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये जो होगा ये इंटरफैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर। इंटर माने इन बिटवीन, फैसिकल्स के जो बीच में है। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, और उसके बाद ये जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इनमें डेवलप हो जाएगी तो ये डी डिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड थी, स्पेशलाइज थी, फिर से अनडिफरेंशिएटेड हो गई, तो इसको बोला जाएगा डी डिफरेंशिएशन। 111 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 112। मैच द कॉलम। तो यहाँ पर पी वेव जो है ये एक्टियल डिपोलराइजेशन से, QRS कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद टी वेव ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो पी वेव यहाँ पर हो गया डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बोल सकते हैं। टी वेव हो गया रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, साइज इसका टी वेव फ्लैट हो या साइज में कमी आ रही हो, तो ये रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये क्या, कोरोनरी इश्चीमिया। A is fourth, B is first, C is second and D is third। इश्चीमिया में क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो होगा वो कम पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, ये ग्रैन्युलोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स किसमें आते हैं, ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स एसिडिक स्टेन या बेसिक स्टेन या न्यूट्रल एंड डाई न्यूट्रल, तो उसके बेसिस पर ये 3 तरीके के। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का काम क्या होगा, रिलीज सिस्टम में फैगोसाइटोसिस और इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये 2 तरीके के हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए, और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। फिर इसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करेंगे। बेसोफिल्स ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ये केमिकल्स रिलीज करता है, रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। एंड स्नोफिल्स रिलीज हिस्टामिन इज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो 100 इसका आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो टाइफॉइड ये किससे, साल्मोनेला टाइफी से। निमोनिया किससे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फाइलेरियासिस किससे, वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वूचरेरिया मैलेई। मलेरिया किससे, प्लाज्मोडियम से। तो 114 का करेक्ट आंसर होगा ए इज थर्ड, और एक ही में दिया हुआ है ए इज थर्ड, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 115. Given below are two statements. Parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. गलत. कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं. यहाँ पर कॉर्नर्स पर डिपोजिशन हो जाता है पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का. और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे डिपोजिशन, और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का एग्जाम्पल है. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. Generally, gymnosperms lack xylem vessels, but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm. ये सही है. Xylem vessels generally absent है, सिर्फ नीटेल्स ग्रुप है, जिसके एग्जाम्पल है नीटम, एफेड्रा एंड वेल्विशिया. इसमें यहाँ पर ये वेसल्स एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में भी सारे एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट नहीं है. जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो विदाउट वेसल्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आंसर इज थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following types of plastid does not contain stored food material? और amyloplast, aleuroplast, elioplast और chromoplast. तो amylo, aluro और elio, these are type of leucoplast. Plastid जो है leucoplast, chloroplast और chromoplast. तो leucoplast के ये types हैं. Amylo is for storage of starch. Aluro is storage of proteins. And elio has storage of oils and fats. तो यहाँ पर पूछा गया डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो आंसर होगा यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स, जो इसको डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसकी वजह से फ्लावर वगैरह कलर डिफरेंट कलर होंगे. पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो 102 का करेक्ट आंसर, 116 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन. Sodium and potassium ions move across cell membrane by passive transport. Proteins make up 100%. Lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. तो fluid mosaic model Singer और Nicholson का ये सही है. Lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. तो polar head किधर होगा? polar head होगा ये बाहर की तरफ, क्योंकि इधर ये फ्लूइड होगा ECF और इधर ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ये वाटर को फेस करेगा. तो ये पोलर हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल्स हैं ये होती हैं हाइड्रोफोबिक. तो प्रोटीन से मेकअप 100% गलत है. प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स भी प्रेजेंट है. सोडियम एंड पोटेशियम आयन ये पैसिवली नहीं, ये एक्टिवली, सोडियम पोटेशियम पंप. तो 117 इज 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स में जो प्रोकैरियोटिक है ये 70S, और 70S जो है ये दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, 30S और 50S. तो और ये किसके बने होते हैं? ये राइबोसोमल RNA का कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है. राइबोसोमल RNA प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 23S राइबोसोमल RNA, 5S राइबोसोमल RNA और 16S राइबोसोमल RNA. तो 118 व्हाट इज ट्रू, तो ये तो गलत हो गया. 80S दिया हुआ, दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स, ये सही है. दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये गलत है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी है. यूकैरियोटिक में 70S भी होता है, ये ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है. और 80S वाला
ये साइटोप्लाज्म है। तो दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनएज, ये भी गलत। आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, और 119 में पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर के बारे में। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड विच स्टेज। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकेटीन में शुरू होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा, और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये जो हो गए एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, इनको बुलाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम अगर है तो इसको और इसको, इन दो को बुलाएगा नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है ये, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस गलत, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, सही है ये। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटीन स्टेज, यहाँ पे बाकी सही था लेकिन ये जाइगोटीन गलत दिया हुआ है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो सही क्या है, सेकंड। यहाँ पर नॉन नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, meiosis 1 is reductional division, meiosis 2 is equational। तो meiosis 1 में एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं। और meiosis 2 इसको इक्वेशनल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो होता है सेम रहता है। क्रोमेटिड्स जब सेपरेट होते हैं तो ये क्रोमेटिड्स जो हैं ये आगे चल करके फ्यूचर क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, ये क्रोमोसोम्स में डेवलप होते हैं। तो जितने क्रोमोसोम्स हैं पहले उतने ही बाद में भी रहेंगे। तो meiosis 2 is equational, pairing of homologous chromosomes, crossing over, separation of chromatids and disjunction of homologous chromosome। तो ये किस वजह से है, ये सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स की वजह से। यहाँ पर क्रोमेटिड्स ये और ये अलग हो गए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पर P4 है और यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि क्रोमेटिड्स क्या है, यही फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं, ये आगे चल के क्रोमोसोम्स में डेवलप होंगे। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूँ। और आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 51 का। चलिए देखते हैं 121 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो क्या आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान? जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रखेंगे। और भाई ऐसे प्लांट्स, मतलब इसमें ऐसे प्लांट्स आ रहे हैं जो क्लोरोफिल ए रखेंगे, और ऐसे साइनोबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया भी आ जाएंगे जो क्लोरोफिल ए रखेंगे। तो देखो नॉस्टॉक आपका ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस करेगा। साइकस आपके पास हायर प्लांट है, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। कारा आपके पास ग्रीन एल्गी है और ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब तुम कैसे हो, तुम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करोगे और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करोगे। लेकिन जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर के तौर पर H2S या H2SO4 का यूज करते, जिसके तौर पर या तो सल्फर या सल्फेट रिलीज करेंगे। तो तुम सल्फर बैक्टीरिया हो, वाटर यूज नहीं करते, वाटर नॉट यूज्ड। और जो वाटर यूज नहीं करता तो भाई साहब हाइड्रोजन डोनर के तौर पर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। तो जवाब आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। जबकि ये सब क्या है, हाइड्रोजन डोनर के तौर पर, हाइड्रोजन डोनर के तौर पर क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। और वाटर यूज करते हैं तो हाइड्रोजन दे देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122। लिखा हुआ है द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट
देन C3 प्लांट बिकॉज। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि C4 प्लांट में दो तरह की सेल्स हैं, दो तरह की फोटोसिंथेटिक सेल है, दो जगह पर फोटोसिंथेसिस मतलब CO2 का फिक्सेशन हो रहा है दो सेल्स में, है ना। और आपको पता है कि स्पेशल एंजाइम जो मेसोफिल सेल में है वो है PEP कार्बोक्सिलेज, और वो एंजाइम आपको पास जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे डिपेंडेंसी कम करता है, इंटरनल CO2 को आपके पास पहुंचाता है बंडल सी सेल में, और वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि C4 प्लांट फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट है C3 प्लांट से, और उसके रीजन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ द CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। भाई साहब अगर मैं बात करूं C4 प्लांट में CO2 का इफ्लक्स प्रिवेंट हो जाता है, तो आपके पास प्रिवेंट हो जाता है, यहां पर नॉट वाली बात गलत हो गई है, प्रिवेंट कर लिया जाता। CO2 बाहर क्यों जाएगी, वैसे भी CO2 कम एनवायरमेंट में है, स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 वैसे भी कम मिल पा रही है, हमें अनदर मेथड अपनाना पड़ रहा है, तो हम इफ्लक्स नहीं करेंगे। लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। फिर आप लिखा CO2 का कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, आपके पास C3 प्लांट का कंपनसेशन मोर होता है। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है जितना फोटोसिंथेसिस किया उतना ही रेस्पिरेशन किया, है ना। तो ये आपके पास C3 प्लांट की बात आती है जिसका कंपनसेशन पॉइंट हाई होता है, और जहां पर CO2 का अमाउंट ज्यादा है, O2 कम रेस्पायर कर रहा है, इसका मतलब आपका कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होगा। लेस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है C4 में, ये वाली बात भी गलत हो गई। और CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल थ्रू PEP कार्बोक्सिलेज। तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन तो C4 प्लांट में होता ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं, कोई दो राय नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं, स्पेशली मेसोफिल बंडल सी सेल में ज्यादा होते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, दो जगह फिक्सेशन होता है, PEP कार्बोक्सिलेज और RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों चाहिए, मतलब रुबिस्को भी चाहिए PEP भी चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर सेकंड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, सेकंड। 123 विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs साइकिल। Krebs साइकिल के लिए आपको गलत बात बतानी है। लिखा हुआ देयर इज वन पॉइंट इन अ साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, आपको पता है कि एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, तो आपको ये बात पता है कि वो स्टेप है सातवां। कौन सा, सातवां। आपको पता है कि भाई सातवां स्टेप कौन सा होता है, तो हम कहेंगे C सिस IO अल्फा SS FMO। तो आपके पास आपको पता है ये सातवां स्टेप, ये सातवां स्टेप जो है, इस सातवें स्टेप में आपके पास रिलीज नहीं हो रहा है, आपके पास FADH2 नहीं बन रहा है, यहां पर तो GTP रिलीज होगा बेटा, है ना। गलती से भी सातवां स्टेप निकल गया, हालांकि ये वाला स्टेप जो है वो आठवां है। आठवें स्टेप में जो ऑक्सीडेशन से निकलने वाले हाइड्रोजन है उसे FAD कैप्चर करेगा और FADH2 बनाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब सक्सीनिक आपके पास एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि अगर इसके स्टेप यहां पर देख लिए जाए तो ये सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड कैसे बना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ये छठा हो गया, ये सातवां, आठवां, ये नवां, और ये हो गया 10वां स्टेप। और आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेप में NaDH2 बनेगा, तो NaDH2 बनने वाला स्टेप होते हैं चौथा, और फिर आपके पास 6 और 10। ये तीन स्टेप होते हैं जहां पर NAD रिड्यूस होता है और NaDH2 बनाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनिल कोएंजाइम A टू सक्सीनिक एसिड एक मॉलिक्यूल GTP का सिंथेसाइज होता है।
ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो आपके पास एक जीटीपी रिलीज हो रहा है, ठीक है। लिखा हुआ द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, जिसे हम एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में लेते हैं, विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो क्या आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या पायरुविक एसिड से ऐड किया है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से नहीं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करता है। ये वाली बात गलत हो गई। यहां पर क्या होना चाहिए था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन, और 2 कार्बन का ये होता है, और पहला बनता है सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का होता है। लिखा हुआ देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH2। बिल्कुल बात सही है, और वो स्टेप है 4, 6 और 10। जबकि 8वां स्टेप है, ये 8th स्टेप है, जहां पर FADH2 बनता है। 4 जगह ऑक्सीडेशन है, 4, 6, 8 और 10। 8वें पे बनेगा FADH2, 4, 6, 10 में बनेंगे NADH2। इतनी बात आपको याद रखनी है। गलत जवाब 123 का थर्ड हो जाना है। क्लियर? अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जहां पर ऐसा कोई ऑक्यूपेशन हो रहा है जिनके से निकलने वाले फाइबर, जिनसे निकलने वाले स्मॉल पार्टिकल लंग्स में डिजीज, फाइब्रोसिस, कैंसर तक करा देते हैं, तो उनके बारे में बताना है। एंथ्रेसिस आपके पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हालांकि आपके पास एंथ्रेसिस जो है वो आपको जो है वो आपका जो है एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होने वाला डिसऑर्डर है, और ये आपको इन जनरल उन पशुओं में, कैटल्स में देखने को मिलेगा। ये वाली बात ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में नहीं होती। बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म भी आपके पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में नहीं आता। ये भी एक सीरियस इलनेस है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम कहते हैं। सिलिकोसिस, ये वाली बात सही है। यहां पर सिलिका आपके पास जो है वो बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे कोप अप नहीं कर पाएगा, लंग्स में फाइब्रोसिस होगी, एंड देन आपके पास हो जाएगा क्या? वो हो जाएगी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग्स डैमेज, कैंसर तक हो जाएगा। एम्फाइसमा आपको पता है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है बेटा? क्रॉनिक, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और इसमें एल्वुलर वॉल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कैसे इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल। तो 124 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, एक में फंक्शन, एक में पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिसमें सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करी जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है आपके पास वॉमिन कैप्सूल में, और वॉमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर बनाती है मालपिगियन कैप्सिकल्स। तो ए का आंसर यहां पर 4 बन जाना है। तो ए का ऑप्शन 4 दो जगह नहीं दिया, ऑप्शन 2 कट हो गए। फिर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से रिलेटेड हो जाएगा वाटर हॉलने लूप जो है ना, वो आपका रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ये हो जाएगा फर्स्ट, और बी का फर्स्ट आपके पास यहां नहीं दिया, आंसर सेकेंड बन जाना है। जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन की बात कर सकते हैं तो आप यूरेटर को कनेक्ट करिए, और स्टोरेज की बात कर सकते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये आपके पास सेकेंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा थर्ड। इस तरह से 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आंसर बिल्कुल सही है, सेकेंड बनेगा। 125 का सेकेंड बन जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ह्यूमन यूरिन यूजुअली एसिडिक। भैया कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है? H+ आयन की वजह से। तो आपके पास पोटेशियम एंड सोडियम आयन एक्सचेंज ट्रांसफर एसिडिटी नो, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ये बात सही है। एक्टिवली सिक्रीशन होगा जिससे H+ आयन बढ़ेंगे, एसिडिक होगा। फिर लगा सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड ईच सोडियम आयन इज पर्टिकुलर ना पेरिटुबुलर कैपिलरीज, ये वाली बात नहीं। और एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक नो। तो आपके पास आंसर 126 का सेकंड हो जाना है। 127 लिखा हुआ नेम ऑफ द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑफ क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन।
मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है तो एक्टिन के एक्टिव साइट में पहले ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, वो उससे एक्टिव साइट कैसी है, मास्क है। और अगर यहां पर एक्टोमायोसिन का ब्रिज बनाना चाहते हो तो कैल्शियम आयन आकर इन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को रिमूव कराएंगे और मायोसिन का हेड एक्टिन के एक्टिव साइट में फिट होगा और बनेगा एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स या क्रॉस ब्रिज, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो पूछ रहा है कौन सा आयन, तो वो आपके पास कौन सा आयन ट्रोपोनिन को हटाएगा, एक्टिव एक्टिन जो आपके पास एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन पर प्रेजेंट उसे अनमास्क कौन करेगा, तो वो है कैल्शियम आयन। और इस कैल्शियम आयन का स्टोरेज कौन करता है, इसका स्टोरेज कहां होता है, तो वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बेटा, हाँ या ना? तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम। 127 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात है यहां पर, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर, किससे रिलेटेड, मसल इन ह्यूमंस। तो आपको डिसऑर्डर्स आपके पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बहुत सारे आपने सुने होंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा, आपने सुना होगा वहां पर टिटैनी, आपने सुना होगा वहां पर गाउट, है ना, आपने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को भी सुना होगा। तो यहां पर देखिए, फेल्योर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन द माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वॉलोइंग। तो क्या आपको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि आपके मसल्स पर प्रेजेंट जो रिसेप्टर हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं उसे एंटीबॉडीज के द्वारा फिल्ड कर दिया जाता है, वहां से एंटीबॉडीज जुड़ जाते हैं जिससे वो सिग्नल आगे नहीं जा पाता, और अगर आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात भूल ही जाइए। तो आपके पास अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फेल्योर हो जाएगा तो ये आपके पास नॉर्मल स्वॉलोइंग को प्रिवेंट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो किसी भी खाने को आप निगल नहीं पाओगे, बिल्कुल बात सही है। और यहां पर ये पता है कि आपके पास कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। तो आपको पता है कि भैया आपको एक्यूमुलेशन यूरिया का एक्यूमुलेशन नहीं होता भाई साहब, यूरिक एसिड का हो सकता है। फिर आपके पास लिखा हुआ एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी के ओवरडोज से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, गलत। फिर आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। और फिर लिखा है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं हो रहा है। तो आंसर आपके पास 128 का फर्स्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। 128 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 129। अगर मैं आपसे बात करूं, कब, जस्ट किसकी, तो 8 क्वेश्चन हो पाए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। 129 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैप्लॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रेसेसिव एंड डोमिनेंट एलील या म्यूटेशंस बिकॉज ऑफ देयर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और म्यूटेशन जनरली रेसेसिव होते हैं तो आपको पता है कि भैया उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए 2 होमोजाइगस जीन चाहिए, हाँ या ना। लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड है तो चाहे वो कैपिटल आर हो चाहे वो स्मॉल आर हो, वो आपको मतलब जो है ना उसी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, मतलब कंडीशन एक तरह की हेमीजाइगस होगी, एक जीन का एक ही एलील यहां पर पॉसिबल होगा। तो मैनी एलील फॉर दिस जीन नहीं, 2 एलील फॉर ईच जीन नहीं, ओनली वन ऑफ एलील फॉर ईच जीन इन द इंडिविजुअल, ये बात सही है। नो एनी एलील की बात गलत, आंसर थर्ड बन जाना है 129 का। अगला क्वेश्चन देखो 130, लिखा हुआ है द प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। तो आपको पता है प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन आपको रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी आता है पास डिस्टैलिस में, है ना। तो आपको ये बात पता है कि पास डिस्टैलिस और इंटरमीडिया मिलकर एडेनोहाइपोफाइसिस बनाते हैं। तो लिखा पास डिस्टैलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन के लिए बिल्कुल सही है।
पास डिस्टालिस रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये रीजन होता नहीं, आपके किस में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पास इंटरमीडिएट रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, यहां से तो एमएसएच निकलेगा। और पास नर्वोसा हम किसे कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, जहां से निकलेगा एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 130 का फर्स्ट हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 131, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो एलेक्स जैफरी के सामने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिखा हुआ है, इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। एलेक्स जैफरी को हम जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से हम इन्हें जानते हैं, दैट्स वाई स्ट्रेप्टोकोकस की बात गलत। एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट टीएमवी पर नहीं था, वो था बैक्टीरियोफाज पर। किस पर था बेटा, बैक्टीरियोफाज। फिर आपके मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टाल, मेसेल्सन और स्टाल पाइसम सटाइवम नहीं, मेसेल्सन और स्टाल जो है वो पाइसम सटाइवम पर काम किया नहीं। मेसेल्सन और स्टाल याद करिए, जो डीएनए होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, और ये बात आपके पास मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर था, और जबकि फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यूब मोनर्ड लैक ओपेरॉन, ये बात सही है। तो आपका सही मैच 4 हो गया, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है बताइए। लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए ओनली। बेटा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से किसी भी तरह का आरएनए बनाना कहलाया जाता है, लेकिन अगर यहां पर ओनली वर्ड लगा देंगे, जो कि आपके पास बाद में करेक्शन में लगाया गया है, दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो जाएगी। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, ये सही है। रिप्रेशर में जो रिप्रेशर प्रोटीन होती है बाइंड करती है ऑपरेटर को और एंजाइम की सिंथेसिस को रोक देती है, ठीक है। फिर बाद में लिखा ओपेरॉन में आपके स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन पाए जाते हैं, इसके साथ साथ रेगुलेटर जीन भी होगा, लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। तो आपका 132 का आंसर फर्स्ट हो जाना है, ठीक है बेटा, फर्स्ट हो जाना बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट एचआईवी। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग बताना है एड्स के अकॉर्डिंग। देखो लिखा हुआ एचआईवी इज इनवेलप वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बेटा याद रखिएगा एचआईवी वायरस में दो प्रोटीन कोड के अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं आरएनए के, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, और उसके पास दो प्रोटीन के कोड, क्लियर। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि उसमें अगर दो तरह के आरएनए हैं तो दो तरह के एंजाइम भी होंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। लिखा हुआ है एचआईवी इनवेलप कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वाली बात गलत है। फिर लिखा हुआ एचआईवी इनवेलप वायरस दैट कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। एचआईवी अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस है, गलत, एनवेलप पाया जाता है। और एचआईवी डज नॉट एस्केप बट अटैक एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, तो एस्केप गलत बात। तो आंसर आपके पास सेकंड सही है, आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए लिखा हुआ है टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में दो बैक्टीरिया का बहुत बेनिफिशियल यूज आपको बता रहे हैं। तो नाइट्रोबैक्टर एंड एजोटोबैक्टर इसमें नहीं है, राइजोबियम ऑफ डिप्लोकोकस नहीं, नाइट्रोसोमोनास और लिप्सिलेना नहीं, और उसके अलावा ई कोलाई और इश्चरीचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, यस इसका रोल ज्यादा है। इश्चरीचिया कोलाई आपको पता है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद ट्रांसफर ई कोलाई में किया गया था। और आपको एग्रोबैक्टीरियम तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहलाता है। प्लांट्स में अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना हो तो एग्रोबैक्टीरियम का हम यूज करते हैं। अगला देखिए पीसीआर, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखो आपके पास पीसीआर की बात लिखी है और फिर लिखा है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड्स फॉर। तो आपको ऐसा मेथड बताना है जिसमें डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज हो और पीसीआर भी यूज हो। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मेन वजह बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की।
और ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाती है तो ये हेट्रोक्रोमैटिन की पॉलीमॉर्फिज्म को हम ध्यान में रखकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं, जिसमें हमने उस डीएनए को कहा कि रेपिटेटिव बेस पाए जाने वाला डीएनए, जिसे हम रेपिटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो आपको यहां पर स्टडी ऑफ एंजाइम नहीं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आपके पास डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं, जवाब जेनेटिक प्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? 4। क्लियर? अगला देखिए 136 क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। असर्शन और रीजन है, लिखा हुआ फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिन ग्रेन एंड नेक्टर आर नॉट ओनली फ्लोरल रिवार्ड। तो वो कह रहे हैं कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उसमें पॉलिन ग्रेन और नेक्टर ही सिर्फ फ्लोरल रिवार्ड के तौर पर नहीं होते। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी कुछ पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को सिर्फ पॉलिन और नेक्टर नहीं चाहिए, उसके अलावा उन्हें सुटेबल प्लेस चाहिए फॉर ब्रीडिंग और उसके एग लेइंग का। तो कहते हैं कि रीजन में लिखा है इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस फॉर या टू ले एग्स। तो ये दोनों बातें सही हैं, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आपके पास 136 का 4 हो जाना है। क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला देखिए 137, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आपको करेक्ट बात बतानी है किसके रिगार्डिंग? स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा? 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़े होंगे, जिसमें मीन वैल्यू अगर सेलेक्ट हो जाए तो स्टेबलाइजिंग है। डायरेक्शनल तब कहते हैं कोई एक्सट्रीम, मतलब जो ना आपके पास कोई एक एंड की वैल्यू सेलेक्ट हो जाए और दोनों एंड्स की वैल्यू अगर सेलेक्ट हो जाए तो वो हो जाएगा डिसरप्टिव। तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये बात सही है स्टेबलाइजिंग के लिए। मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन, है ना? तो आपके पास मीन वैल्यू सेलेक्ट ना हो, आपके पास ज्यादा इंडिविजुअल हो जो आपके पास अदर देन मीन वैल्यू पर सेलेक्ट हो जाए, और लिखा हो मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज एट बोथ एंड्स। जब मैं बोथ एंड्स की बात कर रहा हूं तो ये डिसरप्टिव के लिए बात लिखी, और जब मैं ये वाली बात कर रहा हूं तो ये डायरेक्शनल के लिए बात लिखी। तो इस तरह से आपके पास जवाब तो फर्स्ट सही है, 137 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाउच्ड मैमल। आपको पाउच मैमल की बात कर रहा है, तो आपको पाउच मैमल पता होना चाहिए। टाइगर पाउच मैमल नहीं है, ह्यूमन नहीं है, बैट नहीं है, ये प्लेसेंटल मैमल है। जबकि मार्सुपियल जो होते हैं वो पाउच मैमल कहलाते हैं इन जनरल। तो आपके पास कंगारू पाउच मैमल में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। तो इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो दोनों मेल और फीमेल कॉकरोच में पाई जाएगी? एनल सरसाई दोनों में पाई जाएगी, दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल। कंपाउंड आई बोथ, दोनों में पाई जाएगी, मेल एंड फीमेल। गिजार्ड दोनों में पाया जाएगा, बोथ मेल एंड फीमेल। और आपको पता होना चाहिए गिजार्ड में स्टोरिंग ऑफ फूड करेगा। 13 चैम्बर्ड हार्ट दोनों में होगा, बोथ। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दोनों में पाई जाएगी, बोथ। आंसर ऑल होने वाला है। आंसर क्या होने वाला बेटा? ऑल। 139 का 4 हो जाएगा। अगला 140, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। आपको इसमें से सबसे जो बढ़िया डिफाइन कर रहा है उस लाइन को आपको छांटना है। लिखा हुआ होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस ओनली फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म, पहला। फिर लिखा एमेंसलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड। देखो एमेंसलिज्म में एक स्पीसीज बेनिफिटेड नहीं होती और दूसरी अनअफेक्टेड, मतलब ये वाली बात प्लस और जीरो वाली है, तो ये अमेंसलिज्म हो ही नहीं सकता, कमेंसलिज्म होगा। प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेस एंड किल्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो प्रेडेटर जो होता है एक पार्टी बेनिफिशियल और एक हार्मफुल,
और जब ये कंडीशन होगी तो प्रेडेटर में आपके पास ये तरीका होता है कि वो अपने होस्ट को मारकर फूड लेता है। क्या करता है? मार को फूड लेता है, और जबकि पैरासाइट अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसी से फूड ले रहा है। ये वाली बात मुझे सही लग रही। फिर लिखा है पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लिव्स इनसाइड। ऑलवेज, हमेशा अंदर की तरफ रहते हैं जो पैरासाइट होते हैं, गलत बात। एक्टोपैरासाइट भी पाए जाते हैं। और फिर होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स ओनली फूड। तो जो होस्ट होता है वो सिर्फ फूड प्रोवाइड नहीं करता, कभी कभी शेल्टर भी देता है। तो आपके पास ये वाली बात गलत हो गई और सही बात आपको थर्ड मिल गई। बढ़िया लाइन थी बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चेन। फूड चेन के कंसर्न के हिसाब से आपको बतानी है मोस्ट अप्रोप्रिएटली करेक्ट बात। देखिए, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। क्या टाइगर के रिमूव होने से क्या वेजिटेशन का टाइप क्या करेगा? बढ़ जाएगा? भैया बताओ, अगर रिमूव कर दिया जाए आपके टाइगर्स को, तो टाइगर्स को खाने वाले जो आपके टाइगर्स जो थे, जो हर्बीवोर्स को खा रहे थे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो वेजिटेशन की इंक्रीज हो जाएगी आपके पास। ये वाली बात तो गलत है, डिक्रीज कर जाएगी। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टेड एंड इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर। तो अगर हम कार्निवोर्स के नंबर ज्यादातर रिमूव कर दें तो डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये बात तो सही है। आपको पता है कि प्रेडेटर के रिमूव करने से जो आपके पास कंपटीशन होता है लोअर वाले ग्रुप में, वो खत्म हो जाता है और उससे नंबर बढ़ जाते हैं। फिर बाद में इनमें कंपटीशन बढ़ेगा, अलग बात। फिर लिखा लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। ये बात भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी सिर्फ 10% ही जाती है, तो वो आपके पास ऊपर जाने पर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ द फूड चेन में वेरी 2 से 8 ट्रॉफिक लेवल। ये वाली बात गलत। तो आंसर बी और सी थर्ड बनेगा। 141 का आंसर थर्ड बनेगा बेटा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बता दो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। और इस डायग्राम को देखकर आपको दिमाग में तुरंत स्केलेटल मसल आए होंगे। स्केलेटल मसल में पाए जाने वाले स्केलेटल मसल फाइबर के फीचर देखो लिखे। क्या ये फ्यूजी फॉर्म होते हैं? बिल्कुल गलत। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल आपके पास इनकी शेप होती है और ये अनब्रांच होते हैं बेटा। डू नॉट शो स्ट्राइएशन, बिल्कुल मतलब गलत बात है, क्योंकि स्ट्राइएशन इसमें देखने को मिलता है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक में ये देखने को नहीं मिलेंगे। ये वाले स्केलेटल मसल जो होते हैं बोन और कार्टिलेज के ऊपर होते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन में तो पाए जाते हैं स्मूथ मसल, तो ये वाली बात भी गलत। इनवॉलेंट्री नहीं होते ये वाले मसल फाइबर, वॉलेंट्री होते हैं। और इंटरकलेटेड डिस्क भी इसमें नहीं होती, क्योंकि वो तो कार्डियक मसल फाइबर में पाई जाती। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो इस डायग्राम से रिलेटेड हो। आंसर 142 का 4 हो जाना है। 142 का आंसर क्या हो जाना है बेटा? 4। चलो अगला बताओ। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आर नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल। मतलब ऐसा कौन सा कलर है जो मेंडल के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया गया? किस पर? पी पर, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ऑरेंज कलर की कोई चीज यूज नहीं करी उन्होंने। व्हाइट कलर का फ्लावर यूज किया है, वॉयलेट कलर का फ्लावर यूज किया है, ग्रीन कलर भी आपके आपके जो पॉड कलर है और सीड के कलर पे लिया है, ब्लैक कलर यूज नहीं किया। तो नॉट की बात कर रहा है, तो ए और ई जवाब हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। अगला ये वाला फोटो देखिए और पीसीआर का फोटो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। द फिगर बिलो शो 3 स्टेप एबीसी। एबीसी की बात कर रहा है। देखिए यहां पर एबीसी बना हुआ है। पहला आपको पता है डीनेचुरेशन, दूसरा एनलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आपको यह बात पता होनी चाहिए, पहला स्टेप डीनेचुरेशन है। यहां पर डीनेचुरेशन कौन से टेम्परेचर पर होता है? तो डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां पर बी वाला स्टेप जो है, वो बी वाला स्टेप जो है ये वाला,
यहां पर आरएनए प्राइमर का लग जाना दोनों स्ट्रैंड पर, तो ये हो गया एनिलिंग। और एनिलिंग जो स्टेप है वो आपके 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और तीसरा वाला है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन आपके पास पॉलीमरेज जब अपने नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है तो ये लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इस हिसाब से आपको जवाब देना है। कह रहे हैं बी वाला डीनेचुरेशन है, और जो कि हो रहा है 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे डीएनए को सेपरेट किया जाता है। बिल्कुल गलत। पहली बात तो बी वाला डीनेचुरेशन नहीं है, वो एनिलिंग है। फिर लिखा हुआ ए वाला डीनेचुरेशन है और टेम्परेचर पर किया जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह बात भी गलत है क्योंकि यह लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड की बात। फिर लिखा हुआ सी वाला एक्सटेंशन है, बिल्कुल है, प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये बात सही है। और उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम टेक पॉलीमरेज है। और ए वाला एनिलिंग है, गलत बात। ए वाला तो आपके पास डीनेचुरेशन है। सही बात आपके पास थर्ड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 144 का आंसर क्या बनेगा बेटा? थर्ड। 145 देखिए यहां पर लिखा हुआ इन द फॉलोइंग ईच सेट ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में सैक्रेड ग्रुप आते हैं? नहीं। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रुप ऑन साइट कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या आपके पास सीड बैंक आता है? नहीं। ये सीड बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, ये बात सही। तो ए और डी मुझे सही लग रहा है। इस तरह से 145 का आंसर थर्ड बनेगा। 145 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। 146 लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ की कब बात की जाएगी? लॉजिकल ग्रोथ जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी काम करेगी, तो ए का क्या हो जाना है? सेकेंड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होगी जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड प्रेजेंट हो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड तब होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा हो रिप्रोडक्टिव से, तब एक्सपेंडिंग होगा। तो द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, थर्ड सही है। और आपके पास स्टेबल एज पिरामिड तब होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हो जाए। तो परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, तो ये वाली मैचिंग आपके पास सही है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड तो दिया, यहां फर्स्ट नहीं दिया, सेकेंड दिया, यहां फर्स्ट नहीं दिया, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर थर्ड बन गया। थर्ड आंसर बनेगा बेटा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होगा वो इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है किसी पॉपुलेशन का, और वो भी लॉजिस्टिक मेथड से, क्या हो गई? ये जीरो। इसका मतलब जो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी या कैरिंग कैपेसिटी से पहुंच गई। कह रहे हैं द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन इक्वेशन dn बाई dt बराबर आर एन। आपके पास ये वाली इक्वेशन होती है n माइनस के अपॉन के, तो क्या n माइनस के अपॉन ए, के माइनस एन अपॉन के होता है ना बेटा, के माइनस एन अपॉन के, के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 1 माइनस एन अपॉन के, ठीक। और ये कंडीशन जब हो जाएगी तो जो n है वो k के बराबर हो गई है, तो अगर ये एक वैल्यू हो जाएगी तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगी, और फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो हो गई वो आपके पास जीरो हो जाएगी। मतलब वो एसिम्प्टोट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसिम्प्टोट की। तो कह रहे हैं ये कंडीशन कब पैदा होगी? जब n बाई के इक्वल टू जीरो। अगर वो n बाई के अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये आर एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा।
भाई साहब लॉजिस्टिक ग्रोथ जीरो नहीं होगी, गलत बात। व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, डेथ रेट ग्रेटर हो जाए और बर्थ रेट कम हो जाए तब आपके पास ये जीरो हो जाएगी। नो, जब n बाई के इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1, ये वाली बात सही है, क्योंकि जब हम यहां पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0। यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो लॉजिस्टिक मॉडल से आपके पास 0 आ जाएगी। व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी, नियर होगा तो 0 नहीं आएगी, कुछ आ जाएगी। तो आंसर आपके पास थर्ड बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 147 थर्ड। 148 लिखा हुआ इफ अ पॉलीसेकेराइड कंटेन 6 ग्लूकोज मोनोमरिक यूनिट, कितने ग्लूकोज हैं 6 ग्लूकोज। आपके पास 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज, 6 ग्लूकोज, 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। फिर लिखा हुआ है कि इसका इस पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला बताइए। याद रखिएगा जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो हर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसका मतलब आपको अगर फॉर्मूला बताना है तो फॉर्मूला बताने से पहले आप इनके वाटर का भी हिसाब रखिएगा। कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए, 5 H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुए। कितने बेटा 5। तो बताइए 6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो आपने क्या किया होगा 6 से इसे मल्टीप्लाई किया होगा, तो C क्या हो गया होगा 36, H क्या हो गया 12 छक 72, तो ये हो जाएगा 72, और ये O क्या हो जाएगा 36। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है। अब इसमें से 5 H2O के मॉलिक्यूल क्या करने पड़ेंगे माइनस, तो 5 H2O के मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे माइनस 5 H2O, इसका मतलब 10H और 5O। तो आप C की वैल्यू उतनी रहेगी और इसमें से 10 माइनस करोगे ना तो ये हो जाएगा H70 और यहां पर 5O, इसका मतलब O31। सवाल ये वाला। बहत्तर में से 10 हटाओगे 70 कहां गए, 62 हुए, ये 62 हो जाएंगे बेटा। 62 दोबारा से कर देते हैं, देख लेना। अगर 5 H2O माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करोगे ना तो C की वैल्यू 36 रहेगी और H कितने हो जाएंगे 10 मॉलिक्यूल है ना, तो 72 में से कितने हो जाएंगे 62, और O क्या हो जाएगा 31। ये जवाब होगा C 36, H 62 और O 31। आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा थर्ड। ऐसे ही अगर अमीनो एसिड भी होता तो वो भी डिहाइड्रेशन का एग्जांपल होता। तो अगर 6 अमीनो एसिड जोड़ते तो उसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बनाता तो उसमें से भी 6 H2O माइनस नहीं करता 5 करता, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाएंगे तो 6 मतलब यूनिट्स को जोड़ेंगे तो 5 ही बॉन्ड बनेंगे उनके बीच में, तो 5 H2O रिलीज होंगे। अगला देखिए, सेलेक्ट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग्स की जो सारे लिविंग्स में पाई जाती है और नॉन लिविंग्स में ना हो। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, कॉन्शियसनेस आता है, रिप्रोडक्शन नहीं आता, ग्रोथ नहीं आता। हालांकि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जरूर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ए बी डी जवाब सही है। आंसर 149 का थर्ड। आंसर 149 का क्या हो जाएगा बेटा थर्ड। और देखिए ये है आखिरी क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हुक बॉम्ब, हुक बॉम्ब पहली बात तो प्लेटी एल्मेंथिस का नहीं है, स्यूडोसिलोम तो है। फिर आपके पास लिखा हुआ है अर्थवॉर्म एनिलिडा का है, रेस्पायरेशन बुक गिल से नहीं करता, रेस्पायरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल से होगा। सिल्क वॉर्म आर्थोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, थर्ड सही। टेप वॉर्म एस्के एल्मेंथिस का मेंबर नहीं, ठीक है, तो टेप वॉर्म तो आपके प्लेटी एल्मेंथिस का हो गया। ओनली सी सवाल, ओनली सी ठीक है। सेकेंड ओनली सी ठीक है। तो ये थे आपके पास 121 से 150 तक क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छे का मतलब इसे जल्दबाजी में नहीं कर सकते, गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।
और आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 51 टेस्ट, जो कि 1 अप्रैल 2025 को हमारी तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में हुआ है। पेपर काफी बढ़िया था, 800 के हिस्सा लिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। सबसे पहले पेपर डिस्कस करने वाले हमारे साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। पेपर का बखूबी बहुत वेल और शानदार एक्सप्लेन किया है। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं। पहला सवाल आपके सामने है, से द करेक्ट मैच। आपको मालूम था कि जब हम एक गाइनोसियम की बात करते थे, गाइनोसियम, तो इसमें 3 पार्ट बेसिकली थे, जैसा कि आपने देखा था। ठीक, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवरी। ठीक, अब इन तीनों को मिला के एक नाम बोलते थे पिस्टिल या बोलते थे कार्पेल। ठीक, अब मान लीजिए गाइनोसियम तो एक होती है, एक गाइनोसियम में अगर एक पिस्टिल हुआ तो मोनोकार्पेली, तो मोनोकार्पेली है तो एपोकार्पस सिनकार्पस का टर्म लगेगा नहीं। लेकिन जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो हो सकता हो ये फ्यूज हो सकता हो ये फ्री हो। तो आपने पढ़ा होगा मल्टी कार्पेली एपोकार्पस क्या था, पावर, और मल्टी कार्पेली मिकेलिया, मल्टी कार्पस सिनका पावर था। तो वहां पर एक केस दिया गया था सिनकार्पस एपोकार्पस, और आपकी किताब में लोटस और रोज का एग्जाम्पल दिया गया है। और सिनकार्पस में सारी सारी फैमिली आपकी सिनकार्पस ही है, चाहे आपकी कंपोजिटी हो, चाहे आपकी मालवेसी हो, चाहे आपकी ब्रेसिकेसी हो, याद रखिएगा। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि एपोकार्पस कार्पेल्स फ्री और सिनकार्पेल्स फ्यूज, और बेसल प्रेजेंटेशन सिंगल व्यूल होता है, आपको पता है। और ये पाया जाता है किसमें, कंपोजिटी फैमिली में, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल दिया है मेरीगोल्ड, टेरेटस इरेक्टस और पार्थिनोकार्य फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, इस ओवेरियन वॉल बदलता है पेरिकार्प में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ फल जो होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्य फ्रूट। तो भाई साहब ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड और डी फोर्थ। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको पता है कि जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आप लोगों ने की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें कई स्टेप बताए गए। तो ये बताया गया था कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करा देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जो डीएनए के छोटे छोटे बैंड्स मिलेंगे, इन्हें एक शीट पर आप देखेंगे ऐसे अरेंज करके, मतलब ब्लॉटिंग करके हम देखेंगे। और वो पेपर जो था वो नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन का बना हुआ था। ये आपकी लिखा हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, याद रखिए। तो ये पेपर्स होते हैं जिन पे अपने डीएनए के सैंपल्स को लगा के हम देखते हैं। फिर लिखा आपको एक्सपेरिमेंट याद था कि वैसे जनरली हमें पता, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड, तो भाई इसमें तो फास्फोरस 32 जाएगा। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें सल्फर 35 जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये कहा गया कि सपोज ये बैक्टीरिया है और ये आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक, और इसके अंदर का डीएनए जब इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर आएगा और प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा। इसका मतलब बैक्टीरिया अगर रेडिएक्टिव है तो फास्फोरस 32 अंदर गया है और बाहर है तो सल्फर 35 है। कुछ नहीं सर, कहते वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस, तो क्या होगा, डीएनए रेडियोएक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। और अगर वायरस ग्रो कर रहा है सल्फर रेडियोएक्टिव पर, तो इसका प्रोटीन रेडियोएक्टिव होगा, बिल्कुल ठीक है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन, गलत है ये। वायरस ग्रोन ऑन इट सल्फर कंटेन डीएनए, ये भी गलत है। और ग्रोन ऑन इट प्रोटीन कंटेन, ये भी गलत है। तो ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आपने फास्फोरस 32 में ग्रो कराया तो ये इसके डीएनए का पार्ट बनेगा और डीएनए वायरस के अंदर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड का। और अगर सल्फर 35 में आपने ग्रो कराया तो इसका प्रोटीन हो जाएगा रेडियो एक्टिव, याद रखिएगा। यही हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट था, ए एंड बी, सेकेंड आंसर। अब देखिए ये कहा गया है कि मैं मानता हूं कि 9 मंथ प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन टाइम होता है, 9 मंथ प्रेगनेंसी का टाइम होता है, लेकिन 9 महीने में एकाएक ही झटके में जितने ऑर्गन्स होते नहीं बनते हैं। सबसे पहले 30 डेज या 1 मंथ हम कह सकते हैं में हर्ड बन जाता है। तो कुछ नहीं सर, 4 वीक में क्या बन गया, आपका हर्ड बन गया, ए सेकेंड, ए सेकेंड। और आपको मालूम है कि 24 वीक्स में आंखों की बरौनियां बन जाती है, आईलिड्स खुल जाता है, बच्चे की आंख खुल जाती है। तो क्या आ गया 24, सी फर्स्ट। तो मुझे सी फर्स्ट दिख रहा है, क्या आंसर आ गया, थर्ड। और देखिए आफ्टर 12 वीक के बाद एसेंट्रल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, बी फोर्थ। और 8 वीक के लिम्ब और डिजिट्स बन जाते हैं, मतलब मेजर ऑर्गन सिस्टम
आर्गन सिस्टम डेवलपमेंट और जेनिटल आर्गन, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बनता है 12 सप्ताह। तो लिखा बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी थर्ड। लिम्ब एंड डिजिट्स, क्या आंसर आ गया? थर्ड। कुछ नहीं सर, आपको ये बताया गया था कि जब मैं एसटीडी की बात करता हूँ, एक होता है एसटीडी और एक होता है एसटीआई, एक होता है आरटीआई। इन तीनों में अंतर देखिए। डिजीज एक बड़ा टर्म है, डिजीज एक बड़ा टर्म है, और डिजीज में आपकी जेनेटिक भी हो सकती है, लाइफ स्टाइल से हो सकती है, नींद ना आना बीमारी है, नींद ज्यादा आना बीमारी है, भूख ना लगना बीमारी है, भूख ज्यादा खाना बीमारी है। लेकिन जब आप इन्फेक्शन की बात करेंगे तो किसी पैथोजन के द्वारा होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो इन्फेक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिजीज। तो हम क्या कहेंगे? ऑल इन्फेक्शन आर डिजीज बट ऑल डिजीज आर नॉट इन्फेक्शन। डिजीज होने कई तरह के, जेनेटिकल बीमारियां हो सकती हैं, क्रोमोसोमल बीमारियां हो सकती हैं, ये आपने पढ़ा था सिकिल से थैलेसीमिया, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं है। और हार्मोनल बीमारियां हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट की कमी से बीमारी हो सकती है। तो डिजीज बहुत बड़ा टर्म है, उसमें एक पार्ट इन्फेक्शन होता है और उसका भी एक टाइप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कहता है कि ऐसा एसटीआई या ऐसा एसटीडी जिसमें जेनाइटल आर्गन जो है वो इन्फेक्टेड हो, जेनाइटल आर्गन अगर इन्फेक्टेड होंगे तो बोलेंगे आरटीआई, ठीक। और जेनिटल आर्गन इन्फेक्टेड तो वो आरटीआई नहीं बोलेंगे, वो एसटीडी। जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जैसे कि एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी हमारे लिवर का इन्फ्लेमेशन है, जबकि एड्स जो है वो इम्यूनिटी के सप्रेस होने, इम्यूनिटी के वीक होने की बीमारी है। हालांकि ये दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज नाम दिया कि जो वाया सेक्स के द्वारा एक मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो सके। लेकिन हेपेटाइटिस बी और जो आपका एड्स है ये आरटीआई की कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव आर्गन को इन्फेक्शन नहीं देते हैं, रखिएगा, ठीक। मेनली मतलब मेनली की बात करेंगे। तो अब इसमें भी कुछ क्यूरेबल कुछ नॉन क्यूरेबल, जेनिटल हर्पेस नॉन क्यूरेबल, हेपेटाइटिस नॉन क्यूरेबल, और इसमें से एड्स भी नॉन क्यूरेबल है। तो बी और डी हमारा आंसर आ गया, जो कि नॉन क्यूरेबल है। सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस और जेनिटल वार्ड क्यूरेबल है भाई, बी एंड डी। और एक बात, और ये सवाल आपकी एग्जाम्पलर में दिया हुआ कि ऑल आरटीआई आर स्टडीज बट ऑल स्टडीज आर नॉट, मतलब ऑल आरटीआई जो होती है वो स्टडी है, लेकिन सभी स्टडी आरटीआई नहीं है, क्योंकि एड्स में आपका स्पेसिफिकली जेनिटल आर्गन इन्फेक्टेड नहीं होता, इम्यूनिटी पूरे बॉडी की वीक हो जाती है, और जहां जहां आपकी हेल्पर टी वायरस घूमता है तो वहां वहां की उस सेल की इम्यूनिटी वीक करता है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड। कुछ नहीं, अभी आपने देखा कि जब हमने आपकी किताब में लिखा गया 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया था कुछ प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन की वजह से। उसमें एक ये था कि जो डेवलप हो रहा बच्चा, अगर उसको कोई बीमारी हो जाए जो ठीक ना हो सके, मदर को कोई बीमारी जो ठीक ना हो पाए, मदर बहुत वीक हो जाए, बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, मतलब कोई ऐसी कंडीशन कि मदर या फीटस के लिए हार्मलेस या फीटल हो जाए कंडीशन, मरने कंडीशन में आ जाए, तो एमटीपी करा सकते हैं। और ये कराने का आपका 12 सप्ताह के अंदर कराते हैं, याद रखिएगा, 12 वीक के विदिन कराते हैं, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपकी किताब में लिखा है, क्या लिखा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 7 to 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, सबसे पहले काम तो आप जानिए, एक होता होलो एंजाइम, ठीक, एक होता होलो एंजाइम। इस होलो एंजाइम में आपका एक पार्ट तो हो गया कोफैक्टर और एक पार्ट हो गया प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम। कहते हैं कि कुछ प्रोटीन ज्यादातर जो होते हैं पूरे के पूरे प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एंजाइम, कुछ पे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर। अगर ऐसा है तो इस दोनों को मिला के बनने वाले एंजाइम को बोलेंगे होलो एंजाइम। और कोफैक्टर 3 प्रकार के तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा मेटालाइन, तीसरा को एंजाइम जो लूजली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो लूजली बाउंड है को एंजाइम, जो टाइटली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो इनऑर्गेनिक मेटालाइन है वो मेटालाइन है, ठीक। तो इसका मतलब कोएंजाइम और मेटालाइन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोड्यूस करना ही, ये वो गलत लिखा है भाई। फिर लिखा है एक कंप्लीट कैटेलिटिक एक्टिव एंजाइम विच इज बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप का एपो एंजाइम नहीं, यहाँ पे होलो एंजाइम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि होता क्या है, ठीक। तो होलो एंजाइम में कोफैक्टर एपो एंजाइम मिला के ये प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, और कोफैक्टर बहुत ही क्रूशियल है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस मुझे क्या दिख रहे हैं? फॉल्स दिख रहे हैं, थर्ड आंसर। अब देखिए लाइगेजेस, कहते हैं कौन सा दो डिफरेंट एटम के बीच ये बॉन्ड बनाता है लाइगेज, याद रखिएगा। और ये सीसी जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा इथाइलिन, इथाइलिन से बन जाए पॉलीइथिलीन, ये आपको पता ही था। विनाइल से पॉलीविनाइल, जैसे पीवीसी आप बोलते हो, तो ये जनरलाइज रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो ये लाइगेज को काम नहीं करता, ये इसी साल क्वेश्चन है, सीसी बॉन्ड को नहीं करता है। अब देखिए आपको बताया गया था
कि मैं बोलूं कि एलानीन, मैं बोलूं फेनाइल एलानीन, सेरिन, ग्लाइसिन, तो ये एमिनो एसिड जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे। ये है लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एमिनो एसिड की संख्या और एमिनो एसिड की पोजीशन को बता दिया। इनमें थोड़ी कॉइलिंग हो जाए, अल्फा हेलिक्स इस तरह से शीट्स बन जाए, बीटा शीट्स, और अगर ज्यादा कॉइलिंग हो जाए इस तरीके से तो बोलेंगे टर्सरी। बॉन्ड बदलता है, प्राइमरी में केवल पेप्टाइड है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड है और पेप्टाइड, टर्सरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। क्वाटरनरी में भी सारे बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, दो अलग अलग आपके दो टर्सरी की सब यूनिट मिलकर आपस में जुड़ती है, याद रखिएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल ठीक है, ए थर्ड है, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट बी फोर्थ है, और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, सी सेकेंड, और क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। अब देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड क्वाटनरी में भी है, टर्सरी में भी है, लेकिन ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड की मैचिंग एक से ज्यादा चीजों से हो सकती है, तो हम अब करें क्या, हम तो अपना आंसर बिठाएंगे ही ना। तो इतना तो मुझे पता है कि भाई ए थर्ड और बी फोर्थ होगा, इसके अलावा कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, वो उन्होंने दिया ही ऐसा ऑप्शन है। डाइसल्फाइड बॉन्ड टर्सरी में भी है, क्वाटनरी में भी, याद रखिएगा। और वैसे भी ह्यूमन हीमोग्लोबिन में टर्सरी भी होगा, क्वाटनरी भी होगा, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि भले ही हम कहें, लेकिन जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन बात करेंगे तो वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरह रूप में एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड और डी फर्स्ट। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों में है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, आपको याद हो, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फ्यूनेरिया की बात करूं और ये उसका कैप्सूल है, जहां पर स्पोर, इसको सीखिए ये है क्या, स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल होती है और इस स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, इससे बनेगा स्पोर, और जब स्पोर जर्मिनेट करेगा फ्यूनेरिया या मॉस में जर्मिनेट, तो पहला स्ट्रक्चर आपका प्रोटोडीमा बनता है, इसी को आप प्राइमरी बोलते हो। प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोडीमा, फिर लीफी स्टेज आती है। तो एक बात बताइए, अगर हम ये कहें कि अब यहीं से आपका गैमेटोफाइट शुरू होता है, ठीक, हमने ऐसा क्यों कहा, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट प्रोटोनीमा स्टेज है, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा ही बना है। अगर मान लीजिए कुछ और बनता तो आप ये कह नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूँ गैमेटोफाइट आपके स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट होती है, तो असर्शन ये था कि फर्स्ट स्टेज जो गैमेटोफाइट का है फ्यूनेरिया या मॉस में, वो आपका प्रोटोनीमा क्यों है, क्योंकि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो पहला स्ट्रक्चर यही बनता है, और यही आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस प्रोटोनिमा, बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों है कि डायरेक्टली प्रोटोनिमा ही डेवलप होता है जो कि कैप्सूल में होता है, इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, जिम्नोस्पर्म मैच कर लें, सिड्रस हाँ है, पाइनस है, सिकोया है, यही सही है। इनमें देखिए अनब्रांच स्टेम है, इसमें ब्रांच स्टेम है, ये भी आपका रेडवुड ट्री है, तो आपको पता ही है। इसमें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, लॉन्गेस्ट, और सिकोया जिम्नोस्पर्म में गलत हो गया। ब्रायोफाइटा में देखिए स्पेगनम मॉस है, क्वाइटा का, लेकिन ये तो रेड एल्गी हो गया, तो ये भी गलत। और यहाँ देखिए इक्विसीटम ठीक है, एरियंटम ठीक है, लेकिन जिंगो अभी आपने ऊपर पढ़ा ही, ये आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक। तो मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट आंसर, पहला ही गलत है, पहला ही सही है। अब देखिए कहने के लिए ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा था डाइजेशन का क्वेश्चन है, चूंकि इस साल को सवाल आ गया तो आप करें क्या, आप ध्यान से देखिए, डाइजेशन तो आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन अगर हम फ्रॉग के डाइजेशन को अंडर कंसीडर करेंगे तो ये क्वेश्चन वहीं से है। एक्चुअल में ये डाइजेशन का क्वेश्चन है, को सीखते कैसे हैं। आपको पता है कि जब एक एमिनो एसिड को सीखिए, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको पता है, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड करके ये पॉलीमर बन के प्रोटीन बन जाता है, पॉलीमराइज होके, और इसी प्रोटीन को हम खाना खाते हैं। और प्रोटीन को हमें अगर डाइजेस्ट करना है, एक एक एमिनो एसिड को अलग करना, तो एक बार बताइए, मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन बने हैं, इन एमिनो एसिड को हमें अलग करना है, तो पहले तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड है। इसका मतलब डाइजेशन एक्चुअल में और कुछ नहीं है,
पॉलीमर के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना ही डाइजेशन का काम होता है। इसीलिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्यों, जितने भी आपके पॉलीमोनोमर से पॉलीमर बनता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आपका फैट हो, चाहे आपका न्यूक्लिक है, सब में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जैसे देखिए आपको पता था COOH, HH और एक एमिनो एसिड, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला डिहाइड्रेशन से। और अगर मैं चाहता हूं कि हाइड्रोलिसिस करूं तो एक एक एमिनो एसिड अपने आप अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये रहा NH2 और यहाँ से ये NH2। इसका मतलब वैसे भी आप जानते थे कि जब कोई रिएक्शन डिहाइड्रेशन से बनती है रिवर्सिबल, लेट अस सपोज A+B, यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ठीक है, तो क्या बना C+D। अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ डाल दूं तो फिर मुझे यही चीज मिल जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ये आपने पढ़ा था कि मैं डिहाइड्रेशन से A+B C+D बनाया, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा तो फिर मुझे A+B मिल जाएगा। मतलब हाइड्रोलिसिस क्या करता है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन करता है। इसीलिए जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोटिक नेचर के होते हैं। याद करिए, लाइसोसोम में हाइड्रोटिक एंजाइम पर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका अब डाइजेशन होगा कैसे, जिन बॉन्डों से, जिन बॉन्ड्स की वजह से ये पॉलीमर बने थे, पहले हमें उनको ब्रेक करना होगा। तो आपको पता है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और हमें पता है अगर हम फैट्स की बात करें या लिपिड की बात करें, फैट्स की, तो इसमें ईस्टर बॉन्ड है। और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, ठीक, न्यूक्लिक एसिड में। और अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की, ठीक, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक, ये चार हैं। तो अगर मैं इनको इनको मोनोमर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डाइजेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इन्हीं बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, याद रखिएगा। तो पेप्टाइड को पेप्टाइडेज, ईस्टर के लाइपेज, फास्फोडाइन्यूक्लिएज और ग्लाइकोसिडिक के लिए कौन सा बॉन्ड, एमाइलेज एंजाइम होता है, याद रखिएगा। तो ये सवाल आपको यहाँ था, आपको लग रहा था, देखिए ध्यान से, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट लिपिड को या फैट को, तो ईस्टर बॉन्ड पे काम करेगा, न्यूक्लिएज फॉस्फोडाइस्टर पे, प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड पे, एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। क्यों, तो ये सब पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे और मोनोमरिक फॉर्म हमें एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। तो भाई A सेकेंड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D थर्ड, सेकेंड आंसर। अब देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या निकालता है सर, ये म्यूकस निकालता है। और एल्कलाइन कंडीशन हमारे GIT की बनाए रखता है, याद रखिएगा। और एक प्रकार का मॉडिफाइड इपिथेलिया है ये। कंपाउंड इपिथेलियम मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी पाई जाती है और पैनक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है। फिर लिखा है कि मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अब देखिए ये दोनों के दोनों ग्लैंड है, लेकिन ये एक्सोक्राइन है, ये एंडोक्राइन है। ठीक, अब इन दोनों के ऑप्शन में देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो क्या गया D, और लिखा मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होगा, C फर्स्ट, तो लिखा A थर्ड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D सेकेंड, सेकेंड आंसर। अब देखिए चाइना रोज का दूसरा नाम हिबिस्का रोसाइनेंसिस, फैमिली मालवेसी, इसमें प्लेसेंटेशन एक्साइल, A थर्ड। फिर लिखा मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी, आपको पता है ब्रेसिका कंपेस्टिस, पेराइटल प्लेसेंटेशन, B फोर्थ। और प्रिमरोज आपको पता ही है, फ्री सेंट्रल। और लिखा मैरीगोल्ड टेस्टेक्टर बेसल, तो क्या आंसर, C फर्स्ट, D सेकेंड। इन सबके जितने भी नाम आपके NCERT में दिए हैं, इन सबके नाम आपके साइंटिफिक नेम विथ फैमिली आपको याद होने चाहिए भाई, याद रखिएगा। ये मत कहिएगा, मान लीजिए कल को एग्जाम में यहाँ हिबिस्कस और आपका ब्रेसिका लिख के दे देगा, तो कैसे पहचानेंगे किसके लिए क्या पूछा गया है। ठीक है, तो चाइना रोज एक्साइल A थर्ड, मस्टर्ड में पेराइटल B फोर्थ, और प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल C फर्स्ट, मैरीगोल्ड में बेसल D सेकेंड, थर्ड आंसर। अब देखिए निगेटिवली, आपको मालूम है कि जब सीड जर्मिनेट करती है तो यहाँ पर रेडिकल होता है, यहाँ प्लेम्यूल, और नीचे से ये रूट बढ़ती है। तो पहले ये बड़ी प्राइमरी, इसमें निकला सेकेंडरी, और इसमें लिखा टर्सरी, फिर क्वार्टरनरी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलोगे पूरे को, टैप रूट सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, टैप रूट सिस्टम बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक, टैप रूट सिस्टम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक प्लांट होता है राइजोफोरा, राइजोफोरा, इसमें क्या होता है, ये दलदली स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, जिन्हें आप मार्स एरिया कहते हो, मार्सी एरिया। इन्हीं को आप मैंग्रोव प्लांट भी कहते हैं, याद रखिएगा, मैंग्रोव प्लांट। ठीक, तो क्या होता है, इनमें जड़ें जो होती हैं वो जमीन के ऊपर आ जाती है। काहे के लिए आ जाती हैं, इनमें पोर होता है ताकि एरियल, इससे एयर का एक्सचेंज करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन।
तो आपसे पूछेंगे कि बताइए। अब देखिए आपको ये पता है कि जो आपका रूट होता है वो जमीन के नीचे जाता है अलोंग, मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, ठीक, या अलोंग द ग्रेविटी जाता है, ठीक। अब ये रूट तो जमीन के ऊपर आई है वर्टिकली अपवर्ड, तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, याद रखिएगा, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ी है, निगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक। और ये वर्टिकली अपवर्ड आया तो उसको क्या बोलेंगे, निमेटोफोर बोलते हैं। और इस पे पोर होता है, याद रखिए, रूट प्रोड्यूस बाय कैराइजिफोरा। अब लिखा है कि से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया। आपको मालूम था कि ये हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि 5-3- GAG और यहाँ पे होगा CTC। अब कुछ ऐसे होता है, ये GTG हो जाता है और ये GA और ये CAC हो जाता है, CAC। ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश, ये 5 डैश। और जब इनसे mRNA, इससे जब mRNA बनता है तो वो GAG बनता है, इससे जब mRNA बनता है तो GUG बनता है। अब देखिए जीन ये दोनों हैं, ये DNA इसलिए ये जीन है, याद रखिएगा, जीन तो ये है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा इन नॉर्मल जीन यू रिप्लेस बाय, नहीं, ए इज रिप्लेस बाय टी या टी रिप्लेस बाय ए, तो ये गलत हो गया। और आपको मालूम था कि छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, वो रिप्लेस होता है किससे, वैलिन से, तो ये भी गलत हो गया। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल तो ये होता ही, क्योंकि एक ही बेस पेयर में चेंज होता है। और बीटा चेन में ग्लोबिन में चेंज होता है, जिससे शेप बदल के बाइकॉन्वेकेव से क्या होता है, सिकल शेप हो जाता है। तो ए सही है, सी सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ हाई टेक जीन है तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये टालनेस है डॉफनेस, ये एलिल होते हैं, तो 2 और मोर फॉर्म जिनके एलिल हो गए। क्रॉस, अब देखिए एक केस आपको पता था, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, पहला क्रॉस कराए F1, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनकी सेल्फिंग कराए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये F1 और ये F2 जनरेशन, कहते हैं कि ये जनरेशन तो आगे बढ़ रही है, अगर इन F2 जनरेशन में से आप किसी पीछे से क्रॉस कराएंगे तो इसको बोलेंगे बैक क्रॉस, ठीक, बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस दो प्रकार के, एक टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। तो कहते हैं इस F1 F2 हेटेरोजाइगस का क्रॉस अगर आपने रिसेसिव से कराया तो टेस्ट क्रॉस, और इसका क्रॉस कराया आपने किससे, डोमिनेंट से, बोलेंगे आउट क्रॉस। तो बोलेंगे ये टेस्ट और आउट क्रॉस क्या है, ये बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो लिखा कि क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, तो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। और लिखा है कि क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव, क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस, दैट इज बी। और आपको मालूम था कि मैं बोलूं क्रोमोसोम के 2 सेट है तो डिप्लॉयड, 3 है तो ट्रिप्लॉयड, 4 है टेट्राप्लॉयड, तो प्लॉयडी क्या होती है, सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है, भाई डी सेकेंड। तो मुझे ए थर्ड दिख रहा है, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जब भी 3:1 मिलता है तो आप 2 हेटेरोजाइगस की सेल्फिंग कराते हो, ठीक। तो आपको क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये तीनों टॉल है, ये डॉर्फ है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का करा, इसको केवल डॉर्फ मिलेगा, इसमें 50-50 मिलेगा, इसमें ऑल टॉल होंगे, ऑल टॉल 50-50 100 पर ऑल डॉर्फ होंगे, याद रखिएगा, थर्ड आंसर। अब देखिए प्लेटी हेलमिंथीज आपको पता है इनमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भाई बाइटर होते ही ए थर्ड। और लिखा इकान टर्म्स में क्या होता है, सिलिंड्रिकल नहीं, प्लेडियल सिमेट्री, यहाँ पर एडल्ट या लार्वा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैचिंग में अपना हम सेट कर लेंगे भाई बी फोर्थ। फिर लिखा हेमिकॉर्डेट सिलिंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, और एप्स तो आपका वॉर्मेड होता ही है डाइडेल, क्योंकि इसमें लार्वा नहीं है, जैसा कि केवल एक ही डी सेकेंड था, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि इन चारों में एक चीज आपको मिल जाती है जिससे आपका आंसर निकल जाता है। तो कभी आप लोग करिए क्या बच्चों की ए और डी पे पहले स्ट्राइक करिए, पहला और चौथा, हमेशा पहले और चौथे को आप स्ट्राइक करेंगे तो आपका आंसर फट से आ जाएगा। तो हालांकि देखिए ए थर्ड एक ही में तो भी आंसर आया था, और पीछे चल तो भी आंसर आया था, तो ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। तो प्लेटी हेलमिंथीज में केवल एक ही माउथ की ओपनिंग होती है,
तो बोलते हैं इनकम्प्लीट। और सबसे पहले कंप्लीट सिस्टम स्टार्ट हुआ एसके हेलमन थी, जहां पर एनएस आया पिक्चर में। तो प्लेटी हेलमन थी बाइट सिमेट्री विद इनकम डॉबलेंट, तो क्या ए थर्ड। एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री इनडायरेक्ट लेवल में बी फोर्थ, और हेमिकार्डेट में सिलिंड्रिकल बॉडी विद नो सी फर्स्ट, और एव्स में वार्म एनिमल डाइट डी सेकेंड। सेकेंड आंसर। अब देखिए यूगिनॉइड्स, आपको बताया गया था ये वो प्रोटिस्टा है जो आपका फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, पीरियड भी करता है। मतलब ये प्लांट और एनिमल के बीच क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, या ऐसे कह सकते हैं कि स्विचिंग और जोड़ता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोई मोड दैट इज ए फोर्थ, और ए फोर्थ 3 जगहों पर है। डाइनोफ्लैजेलेट जो है ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, दैट इज बी थर्ड। स्लाइम मोल्ड आपको पता है सेप्रोफिटिक है, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करता है। फंजाई और प्रोटोजोआ के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है, कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटी होती है इनके बीच। सेल वॉल लेस है लेकिन इसके स्पोर में सेल वॉल है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेप्रोफिटिक मिल गया। प्लाज्मोडियम पैरासिटिक है, और इससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, जिसका वेक्टर फीमेल एनोफ्लीज होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। थर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, आप देखिए इक्विपमेंट का मतलब होता है डिवाइस, कहते हैं जिससे लार्ज स्केल आपको क्या चीज हो गया, बायोरिएक्टर। ये तो आप जमाने से, क्यों बायोरिएक्टर, क्योंकि आपने किसी लिविंग माइक्रोब को ग्रो करा के अपने प्रोडक्ट का निर्माण किया है, याद रखिएगा। और चूंकि रिएक्टर मतलब होता है एक बड़ा वेसल होता है, उसकी क्षमता दी थी 100 से 1000 लीटर। स्लग डाइजेस्टर तो आपको पता है ये एसटीपी में इस्तेमाल होता है, जहां पर एनरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल होता था और आपकी बायोगैस की प्रोडक्शन होता था, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और इंडस्ट्रियल ओवन, आपको जैसे घर में आपको ओवन पता है, ये हीट करने की जगह होती है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। अब बीओडी इंक्यूबेटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल अध्ययन के लिए एक बड़ा वेसल होता है जिसमें हम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसे बोलते हैं बीओडी इंक्यूबेटर। क्या आंसर आ गया चीज, फोर्थ आंसर बायोरिएक्टर। फिर लिखा लाइगेशन, आपको मालूम था अगर हम पूरे प्लाज्मिड की बात करें, एक तो आपका ये हो गया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई हैं, BAMH1 और सेल1। यहाँ पे दिया है PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। अब एक बात समझ लीजिए, जिस पर एलियन डीएनए लाइगेट करेंगे, जिस पर भी एलियन डीएनए लाइगेट करेंगे उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और सिलेक्टेबल मार्कर दूसरा वाला काम करेगा। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस पर लाइगेट करते हैं उस मीडियम में ग्रो नहीं करता है, और दूसरा वाला सिलेक्टेबल मार्कर आपने इस पे लाइगेट किया तो ये सिलेक्टेबल मार्कर एम्पीसिलिन। और आपने अब देखिए अगर आपने इस पे लाइगेट किया तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आपने इस पे लाइगेट किया तो एम्पीसिलिन खत्म हो जाएगा। तो साथ सिलेक्टेबल मार्कर कौन, जिस पर लाइगेट करते हैं दूसरा वाला सिलेक्टेबल मार्कर, और जिस पर लाइगेट करते हैं उस मीडियम में ग्रो नहीं करता है। तो कुछ नहीं सर, हमने किस पे लाइगेट किया है, मतलब टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस हमें लॉस करना है तो हम BAMH1 या सेल1 पे लॉस करेंगे, याद रखिए। इन दोनों पे करते तो क्या बनता, एम्पीसिलिन के लिए होता हाईएस्ट। अब देखिए कहते हैं कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये तो आपको पता ही है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए मोर सोलर एनर्जी चाहिए, मोर सोलर एनर्जी चाहिए। ये और ये कहाँ अवेलेबल होती है, ट्रॉपिकल में। और ट्रॉपिकल में भी बेस कौन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल में भी कई होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये इक्वेटर के बहुत ही पास है, इनमें दिन ज़्यादा होता है, सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल होती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फोर्थ आंसर। लेकिन मोस्ट बने ये तो आप जानते ही हैं कि जो आपका न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो पोटेशियम है, ये बाहर के सोडियम के कंपेयर में 10 गुना कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ निगेटिव चार्ज होता है पोटेशियम एमिनो एसिड की वजह से, प्रोटीन की वजह से, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करना कौन है, पोटेशियम। हाँ, कैल्शियम के मल्टीपल फंक्शन है, याद रखिएगा। एबंडेंसी पोटेशियम से ज़्यादा नहीं है। अब देखिए आपको मालूम था एक होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फ, बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, तो डी फर्स्ट मुझे दिख गया, ठीक। और HIV तो भाई रेट्रोवायरस से होता है जिनमें RNA जीनोम होता है, तो भाई बी थर्ड दिख गया। टॉन्सिल देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, A फोर्थ।
और स्प्लिन, अब देखिए जो स्प्लिन है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन जो लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है ये आपकी स्प्लिन से मैच करेगा, लेकिन टॉन्सिल इससे मैच नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ कभी कभी क्या होता है कि दो वर्ड्स एक ही चीज से मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर बिठाने के लिए क्या करेंगे कि टॉन्सिल को हम इससे मैच कराएंगे, स्प्लिन को इससे मैच कराएंगे। सी सेकेंड याद रखिएगा। फोर्थ आंसर कुछ नहीं सर, आपको मालूम है कि अगर आप ये एयर की बात करो, ये तो आप एल्वियोलाई ले लो और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना 40, और जब आप ये टीशू में जाएगा, आप टिश्यू की बात, तो यहाँ कितना 45 मिलीमीटर मरकरी, डिफरेंस कितना 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज 5। और वैसे भी CO2 का चाहे ब्लड में ले लो कहीं भी ले लो, डेटा दो ही है, 45 और 5, 45 और 40, 5 डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। आप देखिए कहते हैं कि ब्रेन स्टेम बनाने के 3 पार्ट इस्तेमाल, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक स्ट्रक्चर और होता है पोन्स, ये गलत हो गया। और कहते हैं ब्रेन स्टेम काम होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच कनेक्शन बनाना, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर, याद रखिएगा। और वैसे भी फोर ब्रेन मिड ब्रेन 3 बांटा गया, मिड ब्रेन में आपका पार्ट होता है कार्पोरा कॉर्टिस सेमिना, और इसी को ऑप्टिक लोब 4 इसमें पाई जाती है, याद रखिएगा। तो पोन्स भी होता है, गलत है, पहला गलत, वो सही है। अब देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होता है ये 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया का देता है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट देते हैं। ये तो बात हो गई इसके ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग करने की, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और डेटा ये बताता है भाई साहब कि 1,25,000 तो केवल इंसेक्ट की वैरायटी है, 40,000 प्लांट हैं, 3,000 मछलियां हैं, 1,300 बर्ड है, 427 एम्फीबिया है, 420 मैमल है, 378 आपके रेप्टाइल्स हैं। तो उन्हीं डेटा पर यार मैचिंग था, ठीक है। तो 1,300 क्या है भाई आपका बर्ड्स है, 40,000 प्लांट्स हैं, 378 रेप्टाइल है, 420 एम्फीबिया है और मैमल भी। तो मैमल दिया नहीं, सेकंड, बी फर्स्ट, C4 D थर्ड, क्या आंसर आ गया सेकंड। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। और दुनिया का ये डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लंग्स ऑफ प्लांट कहलाता है। तो 1,300 आपके बर्ड्स हो गए सेकंड, 40,000 प्लांट बी फर्स्ट, और 378 क्या हो गया रेप्टाइल, और 427 एम्फीबिया, दैट इज सेकेंड आंसर। फिर लिखा ओनली, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। आप जिस ऑर्गन को लें उसका या तो 2 बातें हो, वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता हो, तो आंसर नहीं बनेगा, जैसे कि पैनक्रियाज। और अगर या तो वो कोई और ऑर्गन हो, जैसे कि आपको पता है कि ओवरी और टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और ये स्टेरॉयड हार्मोन भी स्रावित करते हैं। तो भाई ये तो केवल एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं। हार्ट आपका ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। किडनी आपका मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये तो आपको पता ही है, मेजर रेस्पिरेटरी, ये भी नहीं होगा। बचा थायराइड और पीनियल ग्लैंड, ये आपको पता है कि 24 आवर का जो हमारा स्लीप वेक साइकिल डायर्नल रिदम यही मेंटेन करता है, BMR ये मेंटेन करता है। इसके हार्मोन आइडोथायरोन पेप्टाइड होते हैं, पीनियल के ही पेप्टाइड होते हैं, याद रखिएगा। तो भाई D और F आंसर, दैट इज फोर्थ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर आप जब बात करते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो पहला नाम हमने क्या पढ़ा था इसमें, जाइलम, दूसरा क्या पढ़ा, फ्लोएम। जाइलम के पहला नाम आपका ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, फिर उसके बाद फाइबर, पैरेन्काइमा, और यहाँ पे देखिए पहला नाम आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल, ठीक, उसके बाद फाइबर और पैरेन्काइमा, ये होते हैं। अब कमाल की बात देखिए, 1 2 3 ये तीनों आपके नॉन लिविंग हैं, और इसमें केवल फाइबर नॉन लिविंग है। तो अगर, और ये तीनों और ये इधर पैरेन्काइमा ये लिविंग है, तो अगर मैं कहूं जाइलम और फ्लोएम को मैं एक साथ अगर मानूं, तो मैं देख रहा हूं कि 4 आपके नॉन लिविंग हैं और 4 आपके लिविंग है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ड टोटल लिविंग कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 4। और मान लीजिए कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई टोटल नॉन लिविंग, तो भी 4 आंसर आएगा। लेकिन फर्क सा है, जाइलम में 3 नॉन लिविंग है, 1 लिविंग है, और फ्लोएम में 3 लिविंग है, 1 नॉन लिविंग है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर और सर ने बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया। आशा और उम्मीद है कि वो लोग और हम सभी आने वाले पेपर में इसी तरह पेपर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।